जाती है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल की लाइनिंग की जाती है। तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव मटेरियल की लाइनिंग करने के लिए क्या होता है? आपको पता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हजारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। आप एक आपका रूम है जहां पढ़ रहे हो आप, उस रूम में 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कर दोगे ना, तो आपकी ब्रिक्स सब मेल्ट हो जाएगी, आपका आयरन सब मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए भी नॉर्मल रूम में 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं ला सकते। 1000 डिग्री सेल्सियस को हमें टेम्परेचर लाना है, तो हमको एक ऐसा रूम चाहिए जिसकी वॉल्स इतना टेम्परेचर को सह सके। सह सके का मतलब होता है कि मेल्ट ना। तो यहाँ पर हम जो लाइनिंग करते हैं, ये जनरली जिसकी लाइनिंग की जाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। तो ये आ गया आपको, ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल, ठीक है। इसमें जो ऊपर से डाला जाता है, हम जो ऊपर से इसे डालते हैं, वो जो डाला जाता है उसको बोलते हैं चार्ज। क्या क्या डालते हैं ऊपर से? ऊपर से डालते हैं तो कार्बन प्लस CH2 प्लस Fe2। यहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेप्स होती है, मतलब इस ये अलग अलग रीजन बनते हैं, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें होती है। तो हम सभी रीजन की बात करते हैं, सभी अलग अलग रीजन में क्या क्या होगा। जो सबसे ऊपर वाला रीजन है, जो सबसे ऊपर वाला रीजन है, इस रीजन में इसे जोन ऑफ रिडक्शन कहते हैं। इसे जोन ऑफ रिडक्शन कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन होता है, इसलिए इसे जोन ऑफ रिडक्शन कहा जाता है। इस जोन ऑफ रिडक्शन के हम नीचे गए, जोन ऑफ रिडक्शन के नीचे गए, तो इसकी जो नीचे वाली स्टेप होती है यहाँ पर, इस जगह पे, यहाँ पे जोन ऑफ, मैं एक समझाऊंगा क्या, स्लेग फॉर्मेशन। ये जोन ऑफ स्लेग फॉर्मेशन ये है। यहाँ पे जोन ऑफ फ्यूजन होता है, यहाँ मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और जो सबसे नीचे वाला रीजन है, ये होता है जोन ऑफ कंबशन। अब हर एक रीजन में क्या क्या होता है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है बेटा, देखिए समझिएगा। ये मैंने ऐसे करके जो प्लेट्स लगा रखी है ना, उससे क्या होता है, धीरे धीरे चीज आएगी, यहाँ टकराएगी, फिर फिसलते हुए यहाँ आएगी, फिर फिसलते हुए यहाँ आएगी, फिर फिसलते हुए यहाँ जाएगी, फिसलते हुए यहाँ आएगी, फिसलते हुए यहाँ जाएगी, फिसलते हुए जाएगी, फिसलते हुए जाएगी, फिर नीचे। ठीक, इसमें होता क्या है, जोन ऑफ रिडक्शन में, इस जोन में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम सबसे ऊपर वाले रीजन की बात करते हैं, जोन ऑफ रिडक्शन। एग्जैक्टली इस रीजन में क्या होता है, सबसे पहले जोन ऑफ रिडक्शन की बात करते हैं। तो Fe2O3, जो Fe2O3 होता है, ये यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है C,
उससे मिलकर एफी में कन्वर्ट होता है और साथ में सीओ को करता है, ये रिडक्शन होता है। मतलब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन नहीं होता है, सीओ होता है। कैसे वो होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है, आप बोलोगे कि किस टेम्परेचर पर, यहाँ पे टेम्परेचर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है 500 से 700 का, यहाँ पे टेम्परेचर होता है 700 से 900, यहाँ का होता है 900 से 1200, और यहाँ का टेम्परेचर होता है 1200 से 1500। तो हम आगे जाके एलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे, वहां पे भी इस बात को मैं आपको बताऊंगा कि एलिंगम डायग्राम में इस बात को जाकर मैं बताऊंगा आपको कि 710 डिग्री सेल्सियस के नीचे CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, और 710 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 710 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन के कंपेयर में CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसके दो तीन कारण है। कार्बन के कंपेयर में CO जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। उसका एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि CO गैस है, तो इजीली Fe2O3 जो है, जिसको हमने रोस्टिंग करने के बाद पोरस बना दिया है, उसके अंदर इजीली पेनिट्रेट कर पाता है। इसलिए गैसियस जब रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाता है और रिएक्शन फास्ट हो पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि CO इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो अब मैं पहले आपको 2 मिनट का समय देता हूं, पहले इस डायग्राम को आप बना लीजिए, फिर अपन इसकी आगे चर्चा जो है जारी रखते हैं। पहले डायग्राम को आप अच्छे से बना लीजिए।
चलिए इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि देखिए ऊपर से जब कार्बन जाता है तो कार्बन पहले यहाँ जाता है, तो यहाँ कार्बन यहाँ पे कैसा यहाँ से इनफ्लो होता है दोनों तरफ से, यहाँ O2 का इनफ्लो होता है, यहाँ से O2 अंदर और ऊपर से कार्बन आ रहा है, यहाँ से कार्बन आ रहा है, यहाँ से O2 आ रहा है, तो कार्बन और O2 यहाँ से मिलते हैं और कार्बन और O2 मिलकर CO2 बनाते हैं। अभी जो CO2 यहाँ पे बनता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, इसमें काफी हीट रिलीज होगी, क्यों मतलब हीट होगी काफी हीट, और वो इस हीट के कारण यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर यहाँ का धीरे-धीरे कम होगा। अब जो CO2 है ये ऊपर जाती है, अब जब ये CO2 ऊपर जाती है तो जैसे जैसे ऊपर जाती है यहाँ पे पहुंची CO2, यहाँ पर पहुंची CO2, यहाँ पर पहुंची CO2, तो इसका बीच में इंटरेक्शन होते जाता है कार्बन के साथ और वो कन्वर्ट होते जाता है, कार्बन के साथ जब मिलते जाता है तो वो कन्वर्ट होते जाता है CO2, और इसके कारण ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके कारण जो है धीरे-धीरे ऊपर जाते टेम्परेचर कम होता है और जो CO2 यहाँ बनी वो धीरे-धीरे CO में कन्वर्ट होती है, तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होती है। अब स्लेग फॉर्मेशन क्या होता है वो आपको समझाता हूं। एक्चुअली क्या है Fe2O3 के साथ ऑब्वियस सी बात है इंप्योरिटी जुड़ी हुई है, वो इंप्योरिटी हमेशा चलती आई है, शुरू से चलती आई है, और आप सभी जानते हैं SiO2 की इंप्योरिटी इसके साथ होती है, ठीक है, इसे हम इंप्योरिटी कहते हैं, SiO2 शुरू से आती है, ठीक। अब हमने यहाँ पे लिए CaCO3, हम नहीं चाहते कि जो क्या होता है CaCO3 जो है इतने हाई टेम्परेचर पे जाके टूट जाता है किसमें, CO2 प्लस CaO में, ये जो CO है ये Fe2O3 के साथ रिएक्ट करके स्लेग बना देता है, साथ ही साथ ये जो CaO है ये स्लेग तो बनाएगा, साथ में क्या होता है कि जो CO है ये SiO2 के साथ रिएक्ट कर लेता है। देखिए CaO Fe2O3 के साथ भी कर सकता था, ये बेसिक है, पर ये बेसिक होने के कारण उतने अच्छे से रिएक्ट नहीं करता, पर ये एसिडिक है तो ये फटाफट रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करना है कि SiO2 जो कि एसिडिक है वो इस बेस से रिएक्ट कर, उसके रिलेटिवली वो इस बेस से इसलिए रिएक्ट कर लेता है क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, मोर बेसिक है। Fe2O3 के कंपेयर में CaCO3 मोर बेसिक है, इसलिए SiO2 इसके बजाय इससे रिएक्ट करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ज्यादा बेसिक डाला है, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है CaSiO3 का, इसे हम बोलते हैं स्लेग, ये होता है गेंग और ये होता है तो फ्लक्स और गेंग मिलकर जो है वो स्लेग का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते जैसे नीचे जाते जाते हैं, नीचे जाते जो है जब ये आयरन यहाँ पे जो बना है जब वो यहाँ पर आता है तो जो Fe सॉलिड है वो धीरे धीरे मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आके मोल्टेन फॉर्म में Fe मोल्टेन फॉर्म में Fe और इसके ऊपर ये स्लेग बन जाती है CaSiO3, ये जो है इसके ऊपर स्लेग। इस स्लेग का फॉर्मेशन ये समझने की कोशिश करो, स्लेग का फॉर्मेशन। तो अलग अलग जोन में अलग अलग रिएक्शन।
अब आप ये सोचते हो ना कि यहाँ से जो ऑक्सीजन गई वो एक ही साथ रिएक्ट नहीं हो पाती क्योंकि स्लेट बन जाता है। स्लेट की बड़ी स्पेसिफिसिटी होती है कि ये लाइट वेटेड होता है, लाइट डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कम होती है, इट इज लाइट डेंसिटी। ये हमने ये पूरा हमने पढ़ा ना, ये हमने कार्बन रिडक्शन का एग्जाम्पल पढ़ा। पिग आयरन जो है ना वो यहाँ से प्राप्त हुआ है, इसमें बहुत सारी इंप्यूरिटी होती है। जब उसको रॉट आयरन में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं ना तो इंप्यूरिटी हटा देता है। मतलब पिग आयरन से रॉट आयरन प्राप्त करना, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, पिग आयरन इज इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, उसमें बहुत सारी इंप्यूरिटी रहती है। ठीक, तो ये हमने कार्बन रिडक्शन पढ़ा है। दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन रिडक्शन। एक तरीके से हमने आयरन की मेटलर्जी भी पढ़ ली और कार्बन रिडक्शन भी पढ़ लिया। अगला जो हमें पढ़ना है वो जो नेक्स्ट रिडक्शन हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सेल्फ रिडक्शन। आप देखो आपने लिख रखा है कुल मिला के 6 टाइप की रिडक्शन हमें पढ़ना है। तो अब हम शुरू करते हैं सेल्फ रिडक्शन को पढ़ना। सेल्फ रिडक्शन भी पढ़ लेते हैं और सेल्फ रिडक्शन को पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पे कॉपर की मेटलर्जी को भी पढ़ लेते हैं, तो दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, तो कॉपर की मेटलर्जी और सेल्फ रिडक्शन हम दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। या होपफुली सब लिख चुके हैं, तो आगे ही चलना है।
सेल्फ शब्द से समझ में आ रहा है कि इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं होता। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं, कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट को चालको पायराइट भी कहा जाता है। ठीक है, Recording in progress. चलिए हम सेल्फ प्रोडक्शन शुरू करते हैं। चलिए हम सेल्फ प्रोडक्शन शुरू करते हैं। ये टॉपिक नया ही है, तो यहां से शुरू करते हैं। सेल्फ प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे दो चीजें पढ़ना है, एक तो सेल्फ प्रोडक्शन क्या होता है ये भी समझना है, और कॉपर की जो मेटलर्जी होती है उसको भी समझना है। हमारे मेनली जो इंडिया में अर्थ क्रस्ट में जो कॉपर की ओर मिलती है वो कॉपर पायराइट ही है। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS। जो कॉपर पायराइट का फॉर्मूला है CuFeS। इससे मिलेगा इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉपर +1 में होता है, सल्फर -2 में होता है, Fe+2 में होता है, और यहाँ पे सल्फर -1। तो इस तरीके से कॉपर पायराइट का मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि Fe भी एक इम्प्योरिटी है। बस जितना कॉपर उतना Fe इम्प्योरिटी को हमें अलग करना है कॉपर से। तो यहां पर क्या क्या स्टेप यूज की जाती है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। यहां तो आपको सबको समझ में आ रहा है कि सल्फाइड हो रहा है, तो सबसे पहले क्या लगाया होगा, इस पाउडरिंग करी होगी। पाउडरिंग करने के बाद सबसे पहले क्या होगा, FFP। FFP करने के बाद आपको CuFeS2 मिल गया। CuFeS2 मिल गया। तो सबसे पहले हम फोर्स पोटेंशियल प्रोसेस लगाएंगे। फोर्स पोटेंशियल प्रोसेस लगा के हम SiO2 इससे रिमूव करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट बात है।
तो यहाँ से SiO2 रिमूव हो गया, फोल्ड प्रोटेक्शन उससे लगा देंगे। इसके बाद हम पार्शियल रोस्टिंग करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा एयर का सप्लाई नहीं करते। अब आप बोलोगे उसका क्या लॉजिक है? देखिए हमारे पास Cu2s, हमारे पास FeS है और हमारे पास FeS2। ये तीनों चीजें हमारे पास है, ये तीनों चीजें हमारे पास। अब हम यहां पर जैसी एयर से रिएक्ट कराते हैं तो ये और ये पहले पे इनकी एफिनिटी ज्यादा है, ये अपने आप को एसीओ में कन्वर्ट करेगा और ये भी अपने आप को एसीओ में कन्वर्ट करेगा और साथ में क्या निकाल देगा एसओ। मतलब हमें इतना भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करना है जिससे कि कॉपर जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो, ना इतना ऑक्सीजन सप्लाई करना है कि ये जो Fe+2 वाला है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब Fe+3 में चले। तो आपको इस बात को समझना है कि यहां पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है इट शुड बी लिमिटेड अमाउंट सो दैट हमें FeO मिले ना कि Cu2s मिले, मतलब ना कि हमें Fe2O3 मिल जाए। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हम FeO को इजीली SiO2 के साथ रिएक्ट करवा के स्लेट के फॉर्म में निकाल सकते हैं और एक बार अगर कभी Fe हो Fe2O3 में बन गया तो फिर निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने रोस्टिंग किया, रोस्टिंग करने से FeO में कन्वर्ट हुआ। ध्यान रखिए Fe2O3 में कन्वर्ट ना हो तो यहां पर जो Fe है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर हम अगली स्टेप जो करते हैं वो स्मेल्टिंग की। स्मेल्टिंग में एक इंपॉर्टेंट टर्म शुरू हुई है मेल्टिंग, मतलब यहां पे मेल्ट किया जाता है, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया जाता है ये भी जानना जरूरी है। और जब स्मेल्टिंग कराई जाती है तो यहां पे ऊपर से SiO2 डाला जाता है और कार्बन डाला जाता है। बच्चे समझते हैं कि कार्बन डाला जा रहा है तो कार्बन रिडक्शन है, नहीं भाई, यहां पे कार्बन फ्यूल के रूप में यूज हो इससे डाला जाता है। इट विल बी यूज्ड एज अ फ्यूल, इससे डाला जाता है कार्बन। तो कार्बन डाला जाता है और SiO2 डाला जाता है। अब यहां पर अलग अलग स्टेप्स को समझना है कि कार्बन तो सिर्फ टेम्परेचर के लिए, ये SiO2 जो है ये FeO के साथ रिएक्ट करके FeSiO3 बना जाता है, इस स्लेट होती है। और जो स्लेट है ऑब्वियसली बात है लाइट डेंसिटी होती है इसकी, इसके लाइट डेंसिटी क्या हमारा बचा हुआ रह जाता है Cu+ और साथ में थोड़ा बहुत FeS भी रह जाता है। इस पूरी चीज को हम बोलते हैं कॉपर मेट। इस पूरी चीज को कहा जाता है कॉपर मेट। इस कॉपर मेट में Cu2s 98% होता है और जो हमारा FeS है ये 2%।
इसके बाद हम इसे बेसमर कन्वर्टर में ले जाते हैं। जब हम इसे बेसमर कन्वर्टर के अंदर ले जाते हैं तो बेसमर कन्वर्टर के अंदर बेसिकली सेल्फ रिडक्शन होता है। वहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वहां पर थोड़ी देर तक ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, थोड़ी देर तक, जिससे कि जो यहां पर CO2S है उसका सर्टेन हिस्सा CO2O में कन्वर्ट हो सके। अब कुछ हिस्सा तो CO2S में है, तो ये जो CO2S और CO2O है ये कन्वर्ट हो जाता है Cu+SO2 में। तो यहां पे कॉपर रिड्यूस इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ, तो सल्फर ने ऑक्सीडाइज कर लिया और कॉपर रिड्यूस हो गया, तो ये सेल्फ रिडक्शन वाली प्रोसेस हो। तो बेसमर कन्वर्टर में दो हिस्से हैं, पहले तो थोड़ी देर तक ऑक्सीजन को सप्लाई करो और जब तक सप्लाई करो जब तक कि Cu2S CO2O में कन्वर्ट आधा नहीं हो जाता तो आधा CO2S में रहेगा, और जो आधा CO2S है उसके बाद फिर एयर सप्लाई बंद कर दो, हीटिंग कंटिन्यू रखो, तो फिर आप देखोगे कि जब एयर सप्लाई बंद कर दिया आपने तो जो पहले CO2S CO2O में कन्वर्ट होना था वो हो गया, अब वो कन्वर्ट होना बंद हो गया। अब जो बचा हुआ CO2S है वो इस CO2O के साथ रिएक्ट करके बना रहा है, और ये जो बनता है तो इसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है फोड़े, है जलने पर फोड़े हो जाते हैं इससे। तो क्या है कि जो मोल्टेन कॉपर है उसकी सरफेस पे से फोड़े जैसा दिखता है, उसके अंदर SO2 ट्रैप्ड होती है, इसलिए इसे ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। और फाइनली यहां पर आप देखेंगे कि आपको कॉपर मिल गया। ये जो सेल्फ प्रोडक्शन वाली स्टेप, यहां पे सेल्फ प्रोडक्शन हुआ। अब इसके बाद जो ब्लिस्टर कॉपर इसके रिफाइनिंग में इसको ले जाते हैं, वहां पे रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग अभी अपने शुरू करी नहीं है तो इसे रिफाइनिंग में इसका अलग से करते हैं, तभी तो यहां तक आती है आराम से।
ठीक है बेटा, तो हमने दो टाइप की रिडक्शन पढ़ ली, एक तो सेल्फ रिडक्शन और एक कार्बन रिडक्शन। अब आगे जो चार रिडक्शन हमारे पास और हैं जो हमें पढ़ना है, तो चार रिडक्शन जो हमारे पास और हमें पढ़ना है, उन चार रिडक्शन में से थर्मल डीकंपोजिशन, एल्यूमिनियम थर्माइट रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन आपने पहले भी पढ़ा है। कहां पढ़ा है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन? एजी की मेटलर्जी में, तो वो आपने पहले भी पढ़ा है। तो बाकी हम अब नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। Recording